सभी लोगों को आज सूचना मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कारण ये है कि इस बार वास्तव में पीसेस की काफ़ी सीट आई हुई है और कहा जाए कि लोगों को कैसे पहले टारगेट है कि प्री कैसे क्वालिफाई करें। अगर आपका प्री नहीं निकला तो समझो सब बेकार है। तो प्री को टारगेट बनाइए, प्री नहीं रुकना चाहिए। अगर प्री नहीं रुका तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच रहे। बहुत लोग प्री को फोकस नहीं करते हैं, मेंस में लगे रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। तो प्री आपका बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है। अब योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कैसे की जाए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप प्री के लिए कैसे रणनीति बनाएं और क्या पढ़ा जाए। क्योंकि यहाँ पर तो एक कहा जाता है कि सागर है, सागर से मुझे मोती निकालना है, तो उसको हमें कैसे निकालना है, क्या करना है, यही चीज़ हम बताएंगे आपको और पढ़ाएंगे भी। कि यहाँ तो भरमार है सिलेबस की, लेकिन उस सिलेबस से हमें वही चीज़ निकाल लेनी है जो मेरे लाभदायक काम की है। फालतू चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। तो वास्तव मैंने कहा था कि आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से करिए, ज्योग्राफी अच्छे से करिए, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल पॉलिटी है, और करंट वाला हमने बताया था। और यूपी हमने कहा था स्पेशल अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन अब यूपी स्पेशल से आ रहे हैं। तो यूपी स्पेशल में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही चीज़ हम लोग बताएंगे। कि एनकेएस विजन जो है पीसेस का अपना एक टारगेट बैच ये स्टार्ट किया है, और इसमें वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जैसे क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं या जैसे पूछे जाने की संभावना है। हमारा मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाए कि मेरा 100% क्वेश्चन सही हो जाए। बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विद्वान होने की ज़रूरत तो रिसर्च करिए, रिसर्च अलग है और रिसर्च अलग होगा। तो आपको पीसेस बनना है तो वही चीज़ पढ़िए जो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती हो। और बहुत लोग नॉलेज तो अथाह है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर आज पूछा जा रहा क्वेश्चन है उससे हट जाते हैं, और यही कारण असफलता मिलती है। तो हमें उसी रणनीति में चलना है जिससे कि सफलता मिल जाए, काम बन जाए, है ना, बाद बाकी सब ठीक है। तो उसके लिए आज हमने कुछ रणनीति बनाई है कि यूपी स्पेशल कैसे पढ़ा जाए। तो यूपी स्पेशल के लिए मैंने रणनीति यही है कि जैसे विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जैसे पूछे जाने की संभावना है वही हम बताएंगे भी। और इसके बाद मेरा करंट का भी रहेगा। हमारा टारगेट है यूपी स्पेशल और करंट, अभी हम आपको यही बताएंगे। तो यूपी स्पेशल में आज जैसे है प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। जैसे कि यहाँ पर जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसी के विषय में हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, बिल्कुल बात सही है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो वन आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया, नदियां आ गई, है ना। अब नदियां कौन कौन, वन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। नदियां बड़े और छोटे क्रम में, जैसे नदियां हो गई, खनिज हमारा, मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, ये हमारी इतनी चीजें आती हैं ये प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन जो है, और एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क वाले पूछा जाता है, और इसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। जितनी झाड़ियाँ हैं वो ये यहाँ से कम पूछा जाता है, ठीक है। इससे नहीं पूछे, क्वेश्चन आपके यही बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर देखो तराई का जो क्षेत्र होता है और भाबर का, है ना, भाबर और तराई के क्षेत्र के जो वन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्धपर्णपाती वन। अब यहाँ पर
वनों में कौन आएगा? जैसे साल का वृक्ष है, बेर का, गूलर का, पलाश जो हमारा राष्ट्रीय, यहाँ कहा जाए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का यही राष्ट्रीय पुष्प है ना, राष्ट्रीय पुष्प उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज देखो, पलाश हुआ, महुआ हुआ, सेमल हुआ, आंवला हुआ, जामुन हुआ, बांस हुआ, बेत, ये हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे कई बार पूछा भी गया है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक है, ये पूछा गया है, इस वजह से बता रहे हैं। अगला देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश शुष्क पर्वतीय वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस शुष्क की बात आए तो देखो, शुष्क भी बहुत पूछा जाता है। अब शुष्क में क्या क्या आएगा, यहाँ पर यही पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर जैसे नीम है, नीम हमारा वास्तव में देखा जाए सिंध घाटी सप्ताह में नीम का आपका साक्ष्य मिला है, नीम के पौधे को मिला है, और प्रयाग ऐतिहासिक में भी नीम का जानकारी मिली थी। पीपल है, ये पवित्र है, ऑक्सीजन भरपूर है। शीशम है जो, यह भी बहुत, यानी कहा जाए जो फर्नीचर में काम आता है, आज वास्तव में रेलवे में हो चाहे किसी में, तो आपने देखा होगा ये यूज होता है। जामुन है ना, और अमलतास है, बेल है, अंजीर है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब झाड़ियाँ घासें ये नहीं पूछा जाता है, आपको मैंने बताया था कि दो आप वन जरूर पढ़ के जाइए। देखो, वनों से लाभ, आज वास्तव में वन का हमारे यहाँ कितना होना चाहिए और कितना है? होना चाहिए 33%, होना चाहिए 33%, लेकिन अभी 21.85% ही वन है, इतना अभी है। लेकिन टारगेट ये होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत हम लोग पीछे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे रोजा, तारपीन का तेल है ना, ये चीड़ के वृक्ष की साल से प्राप्त होता है। कत्था का भी ये खैर के वृक्ष से होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। बेत, बांस वाला, ये कागज उद्योग कच्चे माल के रूप में पूछा गया है। बीड़ी बनाने का तेंदुआ, जो तेंदू पत्ता होता है, ये बीड़ी बनाने के कार्य में आता है। और कहा जाए, ये आपने देखा होगा कि ये चित्रकूट साइड में ज़्यादा इसका है, चित्रकूट है, बांदा है, वहाँ पर इसकी भरमार है इस वृक्षों की। अब देखो, रेलवे लाइन, स्लीपर वगैरह जो बनते हैं, इमारती लकड़ी, अब यहाँ साल का वृक्ष हो, चीड़ का, देवदार, सागौन के वृक्ष का कार्य होता है उसमें, ये भी देखो बहुत काम का है। ये अगर पौधे ना होते तो कैसे ये वास्तव में आज रेलवे लाइन में जो रेलवे के डिब्बे होते हैं, जो स्लीपरों में जो कोच बनते हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। देखो, गंगा मैदानी भाग में लगभग 200 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। अब घास के भी कई प्रकार होते हैं। घास से आपने देखा होगा कि वास्तव में ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बनते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जब पढ़ेंगे तो घास के प्रकार भी हैं, जैसे पंपास है, वेल्ड्स है, ये घास के आपसे पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, कहाँ पे ये मैदान पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनता है। देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा, यही मुझे बताना है। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, तो नदियों के उद्गम के स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों के 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब देखो, यहाँ गंगा, यमुना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर गंगा यमुना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब इनका बहाव उत्तर प्रदेश, हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। अब देखो, उत्तर प्रदेश अन्य प्रमुख नदियों में और कौन नदी है, तो घाघरा है, ये उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी भी है, लखनऊ में आपने देखा होगा। घाघरा आपने देखा होगा बहराइच में, ये घाघरा नदी का भी पुल का निर्माण चल रहा, बहुत मरम्मत चल रही है। गोमती नदी आपने देखा होगा लखनऊ में। चंबल नदी भी है, चंबल आपने देखा होगा, जब आप इटावा साइड में जाएंगे, चंबल नदी में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। सोन नदी है, करमासा नदी है,
चंद्रप्रभा नदी है, रिहंद नदी है, बेलन नदी है। बेलन नदी घाटी पूछा जाता है प्रयाग ऐतिहासिक में, और घासान के उल्लेख, ये देखो सारी चीजें पूछी गई हैं आपसे, ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली कौन कौन सी नदी हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गिनी जाती हैं? अब देखो, गंगा है, यमुना है, काली, शारदा है, रामगंगा, घाघरा और गंडक, राप्ती नदी, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं आपको ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गोमती है, वरुणा है, पांडो है, साई नदी है, ईशान नदी है। तो ये मैदानी भाग से नदी ये निकलती है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग भाई पूछा गया है अभी कौन नदी कहाँ मिलती है, इसके विषय में भी जानकारी देंगे और 100% क्वेश्चन वो पूछा जाता और फिर आएगा। अब एक चीज और देखना, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं? तो चंबल है, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस है, कन्हार है और रिहंद नदी। ये उत्तर प्रदेश की जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, आपने देखा होगा। और आगे देखिए आप कि गंगा नदी। अब देखो, गंगा नदी वास्तव में देखा जाए कि भारत की, अगर देखा जाए नदियों की बात आती है बहाव की दृष्टि से, तो यही नदी आ जाएगी, ठीक है, गंगा। और ब्रह्मपुत्र दूसरे नंबर पर आएगी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है ना। गंगा नदी सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की, ये 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, ठीक है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अब सहायक नदी देखो गंगा की कौन कौन, कई बार पूछा गया है कि गंगा की सहायक नदी कौन है। तो इसमें एक ऑप्शन होगा, तीन नहीं होंगे, कभी तीन होंगे तो एक नहीं होगा। तो इस तरीके से रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक है, और बागमती है, कोसी नदी है, यमुना नदी है। ये उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन से हैं? उत्तरी, अगर उत्तरी छोर से गंगा मिलने वाली नदियां पूछी जाती हैं, उत्तरी छोर से गंगा नदी में, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, है ना। और दक्षिण किनारे से मिलने वाली अगर पूछी जाएंगी तब क्या करेंगे आप? तब यहाँ पर यमुना नदी लगाएंगे, टोंस लगाएंगे, सोन नदी लगाएंगे। ये दक्षिण तट से 3 नदी मिलती हैं, लेकिन उत्तरी तट से कितनी नदियां हैं? 1 2 3 4 5 6 नदी मिलती हैं। तो आप याद रखना, उत्तरी तट और दक्षिणी तट, ये जैसे गंगा है, आप ध्यान बना लेना अपना फ्रेमिंग, उत्तरी तट है और ये दक्षिणी तट है, ठीक है। तो उत्तरी तट में आपकी कितनी नदियां आ गई? 6 नदी आ गई। और दक्षिणी तट से आपकी कितनी? 3 नदियां आ गई, आप नाम सब दिया है। तो आप गंगा नदी, यमुना नदी, पौराणिक सरस्वती नदी। अब देखो, गंगा नदी में 2 नदियां, यमुना और सरस्वती नदी, ये प्रयागराज में मिलती हैं। और कहा जाए प्रयागराज का जो महाकुंभ कहा जाता है, यहाँ जो लगता है, विश्व का सबसे बड़ा अगर महाकुंभ मेला है तो प्रयागराज में है, ठीक है। और ये पवित्र इस वजह से मान लिया गया, 3 नदियों का संगम के तट पर ये ऐसा आयोजन होता है। और कहा जाए इस बार जो आयोजन हुआ है ना, उम्मीद से ज्यादा भीड़ हुई थी। तो वो गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख यानी गंगोत्री हिमालय से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा प्रमुख धारा को भगीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग भाई जानते रहिए, है ना। भगीरथी और अलकनंदा, यानी कि भगीरथी, भगीरथी नदी है और अलकनंदा, है ना, ये दोनों मिलती हैं, अलकनंदा। तो अलकनंदा भगीरथी मिलकर ये गंगा का नाम देती हैं, और गंगा नदी, है ना। और कहा जाता है कि वास्तव में हरिद्वार में ये कहाँ आती हैं? यानी कि समतल में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भाई जानते रहिए। बिजनौर के पास ये उत्तर प्रदेश प्रवेश करती हैं, बिजनौर आएगा। भगीरथी अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे आपसे कि आप याद रखना कि बीए, याद रखना कि बीए लड़के ने पास कर लिया और गंगा नदी में स्नान किया, है ना। तो ये हो जाएगा 2 नदियां, यानी कि गंगा, यानी कि भगीरथी, अलकनंदा, यही गंगा नदी के नाम से जानी, जब संयुक्त हो जाती हैं। और इन 2 नदियों के संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में, यानी कि उत्तराखंड में होता है। देवप्रयाग में
उत्तराखंड में होता है, ये चीज ध्यान देना। देखो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी ये विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी कि गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से होता है, तो आप हरिद्वार ही लगाना। और बिजनौर में देखो याद रखना, उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, यहीं पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं, रामपुर भी बिजनौर भी दे देंगे, ऐसे कई 4 जिले दिए जाएंगे, तो बिजनौर याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, राज्यों से होकर बहती है ये नदी। कन्नौज के निकट, देखो कन्नौज के निकट गंगा में एक नदी और मिलती है जिसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि रामगंगा नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये कन्नौज में मिल जाती है। कन्नौज जहाँ पर त्रिपक्षी युद्ध हुए थे, तो त्रिपक्षी युद्ध याद रखना जहाँ होता है वहीं गंगा नदी में रामगंगा नदी मिल जाती है। तो ये चीज़ आप लोग भाई जानते रहिए। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कहाँ पर गिरती नदी है, तो इतना बहाव 1450 किलोमीटर इसमें दिया, लेकिन 2600 किलोमीटर मिलता है। तो ये जाके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग भाई जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन से हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से नगर हैं, तो आप गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में फरक्काबाद आ जाए, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, इतने जो हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। कानपुर देखो, कानपुर जो है गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये जो कानपुर है, अब यहाँ पर पूछा जाता है कई बार, जो कानपुर है अब यहाँ पर गंगा नदी ये है ना, गंगा नदी, तो ये गंगा नदी यार अक्सर पूछा जाता है कि गंगा नदी ये बाएं है, यह किधर है, तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट। और राइट में अगर पूछा जाता है, देखो यहाँ गंगा दाएं, तो राइट हो जाएगा, सॉरी राइट में हो जाएगा। और लेफ्ट में अगर पूछा जाता है तो ये वाराणसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान देना इसको, ठीक है। और कुछ चीजें हैं थोड़ी सी बची हैं शेष। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, अब देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख, गंगा के वही हम बता रहे 2600 लगभग, वही 2500 आ गया देखो। अब यहाँ पर कुछ नदियां हैं उनके विषय में थोड़ा सा जान लें। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड में उद्गम होता है, ये यानी कि 25 याद रखना कि 25 किलोमीटर है ना, यानी कि 2525 किलोमीटर इसका यानी कि कुल लंबाई है। और वहीं पर ये कहाँ पर, कलकत्ता में, ये बंगाल यानी कि बंगाल में गिरती है, ठीक है। इतना बहाव यानी के बाद ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यमुना नदी का जो है 13 यानी कि 1384 किलोमीटर के बाद तब ये कहाँ पर मिलती है, ये प्रयागराज में, यानी कि कहा जाए ये प्रयागराज में किस में मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा में मिलती है आके। तो गंगा में ये तो मिल गई नदी, ठीक है। तो यहाँ पर 13 यानी कि 1384 किलोमीटर यानी कि अपना बहाव क्षेत्र कवर करने के बाद ये कहाँ मिलती है, गंगा में और प्रयागराज में, ठीक है। और इसके बाद घाघरा नदी तिब्बत से उद्गम स्थल है, ये 1080 किलोमीटर। और चंबल नदी मध्य प्रदेश में 965, ये किस में मिलती है, तो यमुना नदी में। तो ये याद रखना, इतना बहाव के बाद यहाँ पर मिलती है यमुना। सोन नदी मध्य प्रदेश में 780 है। रामगंगा उत्तराखंड में उद्गम स्थल है 696, ठीक है। तो ये चीज़। राप्ती नदी अगर देखा जाए तो ये गोरखपुर में है ना, ये कहाँ है, तो गोरखपुर में। तो यहाँ पर कहा जाता है
एक बार एक युद्ध होता है, रुद्रसेन कहा जाए, जब युद्ध होता है तो ये भी कहा जाता है उस समय महाकौशल, प्रसेनजीत और उसी का बेटा जो था, है ना, उसी का बेटा तो युद्ध करते हुए, तो कहा जाता है इस युद्ध करने के लिए जब निकला तो बाढ़ का समय था और इसमें अपनी सेना के साथ बह गया था राप्ती नदी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश में, ये देखो नेपाल से गोमती, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, केन नदी मध्य प्रदेश में, टोंस नदी ये भी मध्य प्रदेश में, शारदा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और जल्दी से, बस थोड़ा सा बचा है 5 मिनट का, जल्दी से खत्म किया जाए। उत्तर प्रदेश स्थित प्रमुख झील, देखो झीलें सब नहीं पढ़ना है, झील में सब नहीं पढ़ना है, मुख्य मुख्य झील देख लीजिए, बस उतनी आपकी आ जाएंगे। जैसे ये गौर झील, ये भी आपका पूछा गया है, और बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में है, और ये भी झील पूछी गई है, और चितौरा झील बहराइच में ये पूछी गई है, और सुरताल झील ये इम्पॉर्टेंट है ना। करेला झील भी एक बार पूछ दे। देखो समसपुर झील ये रायबरेली में बहुत, पश्चिम बिहार भी है। राधा कुंड भी पूछा गया है ना, ये नहीं पूछा गया है। राजा का बांध है, औंधी ताल है, मोती झील बहुत प्रसिद्ध है कानपुर की, रामगढ़ ये भी पूछा गया, सेका झील अलीगढ़, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ठीक है। और कुछ चीजें उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, तो ये बांध में आपको सब नहीं पढ़ना, जैसे माता टीला बांध ये पूछा गया है। अब देखो माता, कुछ बांध आपको पढ़ने हैं, सब नहीं पढ़ने हैं, चूंकि मैंने कहा सागर से मोती निकालना है, सागर से मोती निकालना है, तो आपको देखो गोविंद, हाँ यहाँ पर देखिए भाई सभी लोग, ओबरा, रियंद वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियंद है, ओबरा पूछा गया, माता टीला बहुत पूछा जाता। इसके बाद मेजा वाला भी देख लेना, परीक्षा बांध ये पूछा गया है ना। इसके बाद आपका रोड़ी वाला भी देख लेना, इस बार पूछा जा सकता है। और ये गोविंद सागर वाला पूछा गया, मतिया राजघाट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। राजघाट किस, है ना, किस नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी पर बना है। और महतया ये भी पूछा गया है। और इसके बाद आपका रियंद वाला ये हो गया, है ना। और ये देखो ये सब चीज दी है, तो ये बांध है ना, किस नदी के तट पर है, और निकट स्थान भी पूछ दिया जाता है। तो ये पीपरी के पास सोनभद्र में, ये रावटसगंज में, ये बेतवा ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम मात्र उत्तर प्रदेश में एक स्थान है ललितपुर। कर्मनासा ये भी चंदौली में, है ना। और कहा जाए इसके बाद आपका बेतवा ये भी देखो पूछा गया है ना। और इसके बाद परीक्षा बांध ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और बेतवा वाला ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शाहजहांबाद ये देखो दोनों आप देख लेना, ये तीन आए हैं, ठीक है, तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुल मिला के यही इतना है आज, और कल आपको हम और नई चीज़ बताएंगे। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीकरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीकरण में जैसे क्या क्या पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कौन सा है, तो इलाहाबाद है ना। हमने एक बार आपको बताया था, एक सूत्र बताया था, ई मुगाल। जैसे ई मुगाल अगर आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, ई मुगाल जैसे एक आप ये सूत्र से अगर देखेंगे तो सब निकल आएगा। ई मुगाल, ई मुगाल, तो यहाँ से अगर देखेंगे इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ ये पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। जैसे साक्षरता भी बहुत पूछा जाता है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया है, इटावा है। महिला साक्षरता तो कानपुर नगर लगा के आएंगे।
पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती लगाएंगे, चाहे पुरुष की हो चाहे टोटल हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और कल हम पुनः फिर आपको बताएंगे, नए टॉपिक में आएंगे। तो आप लोग टाइम का विशेष ध्यान देना। जो क्लास आपकी यूपी स्पेशल होगी वो 11 बजे से होगी और कला की क्लास 10 बजे से होगी। कल हम लोग पुनः फिर मिलते हैं और अपने इष्ट मित्रों को सूचना कर देना भाई सभी लोग।